दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वो ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन या फिर कुषाण? तो सही उत्तर इन विकल्पों में से सबसे पुराना राजवंश हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। आप देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर विशाखदत्त, ऑप्शन सी। दोस्तों, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन देखिए, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त ने। दोस्तों, आप जान लीजिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ऑप्शन है आपके हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगला प्रश्न है कि वह अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन देखिए, कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अशोक का सोपारा अभिलेख? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? आपको बताना है। 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो डेट याद रखिएगा, 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके?
तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। और कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है, जिसे जो है राजनीति शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ, राजनीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में उल्लिखित कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो सही उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो याद रखिएगा, कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्राचीन या प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हेमू। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7। तो सही उत्तर है 7, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इनमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री और उपदेशक शामिल हैं। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका या वायु पुराण। तो सही उत्तर है मेगास्थनीज की इंडिका। दोस्तों मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा या दास्तां नहीं थी। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सी है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक का शिलालेख। तो सही उत्तर है इंडिका, ऑप्शन सी। आप याद कर लीजिए, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की कृति इंडिका में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, लकड़ी का बना था। बिहार में पटना या पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिनका समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के महल से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। दोस्तों प्राचीन नगर पाटलिपुत्र जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, उसके अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डीमेकस या डाइमेकस भारत आया था? तो ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क। तो सही उत्तर है बिंदुसार। दोस्तों याद रखिएगा, एक इतिहासकार हैं स्ट्रैबो, उनके अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस या डीमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। अगला प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या फिर शिवाजी।
तो सही उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक ने। दोस्तों याद रखिएगा, अशोक ने अपने शासन की या राजधर्म की स्थापना सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर स्थापित की थी। और आप जान लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक का धम्म सदाचार का धम्म था। ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। और सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अशोक के द्वितीय बृहत शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार क्षेत्र चोल, पांड्य, शक्तिपुत्र और केरलपुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, इंडिका का मूल लेखक कौन था? ऑप्शन है नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या डायोडोरस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका का मूल लेखक दोस्तों मेगास्थनीज है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिका का लेखक जो है वो मेगास्थनीज था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग निर्माण करवाया था किसने? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर या धन्वंतरि ने। तो सही उत्तर है अशोक ने, ऑप्शन ए। दोस्तों अशोक ने अपने शासनकाल में मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों के लिए प्रथम अस्पताल यानी औषधालय और औषधि विभागों का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अशोक के द्वारा। दोस्तों देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है, और इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में उद्धृत किया है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर ब्राह्मी। तो सही उत्तर है प्राकृत, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, पत्थर पर प्राचीन शिलालेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आपको बताना है। अशोक के शिलालेखों में जो है प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी लिपि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? आपको बताना है। बुहलर, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स प्रिंसेप या कार्डिंगटन ने। तो उत्तर है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है, और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ऑप्शन देखिए, ए कनिंघम, एच दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप। तो सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि प्राचीन काल में जो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या फिर खरोष्ठी? तो सही उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप, लैसेन, ग्रोटेफेंड आदि विद्वानों को है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या फिर मेरठ? तो सही उत्तर है शाहबाजगढ़ी अभिलेख, ऑप्शन सी। दोस्तों अशोककालीन अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख ये दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं और अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में उद्धृत हैं। अगला प्रश्न है, अशोक को अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर देव नाम प्रियदर्शी आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा अभिलेख? तो याद कर लीजिए, ये है मस्की या मास्की अभिलेख। दोस्तों आप जान लीजिए कि अशोक का जो इतिहास है या उसके बारे में जानकारी है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं और मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम के लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अगला प्रश्न है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख जो है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? तो सही उत्तर है भाब्रू, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ये अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? 13वें शिलालेख से, रुम्मनदेही स्तंभ लेख से, वेनसांग के विवरण द्वारा या फिर प्रथम लघु शिलालेख से? तो सही उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख से, ऑप्शन ए। दोस्तों देखिए, कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख से जो है इसका विवरण पता चलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13, शिलालेख 12, शिलालेख 7 या भाब्रू लघु शिलालेख? कौन सा? तो इसमें पूछा गया है कि अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? तो सही उत्तर है शिलालेख 12, ऑप्शन बी। और ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप जान लीजिएगा कि अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जो पालनीय उपाय हैं वो बताए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय यानी कूटनीतिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? साइरोन, मिस्र, मकदूनिया या सीरिया? तो सही उत्तर है दोस्तों ये जो टॉलेमी का फिलाडेल्फस था या टॉलेमी फिलाडेल्फस ये जो है मिस्र का शासक था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोक जो कि सीरिया का शासक था। इसके अलावा तुर्मै टॉलेमी टू फिलाडेल्फस ये मिस्र का शासक था और अतंकिनी या एंटीगोनस ये मैसिडोनिया या मकदोनिया का राजा और मग साइरिन का शासक था। अलिक सुंदर या अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
ऑप्शन है जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्मन या बृहद्रथ। तो सही उत्तर है बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। अगला प्रश्न है रज्जुक थे क्या? रज्जुक क्या थे मौर्य काल में, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम के अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर मौर्य शासन में अधिकारी जो थे ये रज्जुक थे। अगला प्रश्न है सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या फिर तीर्थयात्रियों को? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मौर्य काल में व्यापारिक काफिले या कारवां के प्रमुख को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। तो सही उत्तर निकटतम उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सार्थवाह व्यापारी के काफिले नहीं बल्कि काफिलों के प्रमुख को कहा जाता था। अगला प्रश्न है भाग और बलि क्या थे? सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका है राजस्व के स्रोत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भाग और बलि प्राचीन काल में भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वो भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था और इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का प्रमुख स्रोत था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन है अग्रोनोमाई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या अकराध्यक्ष? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सीताध्यक्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था और वही भूमि कर वसूलने का कार्य भी करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? तो सही उत्तर ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। दोस्तों मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष के द्वारा होती थी और इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल या प्रदेष्टा? तो सही उत्तर है समाहर्ता। ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी होता था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है पौतवाध्यक्ष। ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष माप तौल का प्रभारी था, पड़याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी होता था। तो याद रखिएगा माप तौल का प्रभारी मौर्य काल में पौतवाध्यक्ष होता था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, उज्जैन या फिर तक्षशिला? आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी तक्षशिला हो जाएगा। दोस्तों तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अगला प्रश्न है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? वह शासक कौन था? तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सही उत्तर ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों आप जान लीजिए कि महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न और मौर्य शासन या मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका है चंद्रगुप्त, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था और जैन अनुश्रुत के अनुसार उसने मैसूर के श्रवणबेलागोला में संलेखना द्वारा मृत्यु का वरण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रवाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट या अभ्यास सेट में हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया।